जी। तो हाई इन्फ्लेशन से आप वाकिफ हैं कि जब प्राइस जो है वो एट अ रैपिड पेस बढ़ना शुरू हो जाती है, और हाई इन्फ्लेशन जो है ना वो फिर लेटर ऑन अनकंट्रोलेबल भी हो जाती है। अब ये हाई इन्फ्लेशन गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव कभी भी नहीं होता। और उसकी वजह जो है वो हम देख रहे हैं, क्योंकि उसमें ड्रॉबैक्स। तो जरा से अगर ड्रॉबैक्स देखें हम, सबसे पहला है जी डिमांड ऑफ हायर वेजेस। और उसकी वजह क्या है कि हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हायर वेजेस डिमांड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब वर्कर्स की जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो होता जा रहा है। वो अब उतने पैसों से वो चीजें नहीं खरीद सकते जो वो पहले खरीद रहे थे टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। तो वो कह रहे हैं कि हमारी हमें वेज बढ़ाएं, क्योंकि मैं अगर वर्ड इस्तेमाल करूं, उनकी रियल वेज कम हो रही है। उनकी रियल वेज कम हो रही है। यानी कि रियल वेज का मतलब है कि आप वेज से कितनी चीजें खरीद सकते हैं। तो वो जारी बात है, आप उतनी नहीं खरीद सकते बिकॉज ऑफ हायर प्राइस। तो आप वेज, और ये जेन्युइन बात है, आप वेज ज्यादा डिमांड करेंगे ही आप। तो जब आप वेज ज्यादा डिमांड करेंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और उससे फिर प्रॉफिट आपका या प्रॉफिट मार्जिन आपका कम हो जाएगा। और आगे फिर आपको डेवलपमेंट करनी आती है कि प्रॉफिट अगर कम हो रहा है तो ये शो करेगा बिजनेस इज नॉट गोइंग वेल। या फिर आपके जो ओनर शेयर होल्डर्स हैं उनको इशू आ सकता है, प्रॉफिट नहीं मिल रहा, या प्रॉफिट एज अ सोर्स ऑफ फाइनेंस आप इस्तेमाल उस तरह से नहीं कर पाएंगे फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। ये आपके ऊपर है कि आप इसको किस तरह से डेवलप करते हैं। ये इसमें इतना तो हमने किया ही हुआ है। अच्छा, फिर हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी आ जाता है। अच्छा, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई क्यों होता है, सवाल ये है। तो बता सकता है मुझे कि जब इन्फ्लेशन हाई होती है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्यों हाई हो जाता है? सर डिमांड फॉर मनी ओके, बढ़ जाता ऑल है। राइट। एक मुझे जवाब ये भी आया है कि सर अगर इन्फ्लेशन हाई है तो उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट ज्यादा कर देता है। एक तो ये बात है, ये तो सही बात है ये, कि गवर्नमेंट कहेगी कि इंटरेस्ट रेट ज्यादा करे ताकि इन्फ्लेशन ना हो। अच्छा, ये तो है, तो उससे ताकि इन्फ्लेशन, उससे फिर इन्फ्लेशन कम होगी। लेकिन और इससे तो कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ इन्फ्लेशन अगर हाई चल रही है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। सर डिमांड फॉर अगर मनी बढ़ इन्फ्लेशन ज्यादा जाएगी। होती जाएगी, इंटरेस्ट रेट और ज्यादा होता जाएगा। तो मुझे जो भी आंसर मिला वो तो ये है कि गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए। तो ये एक पॉइंट पे तो वैलिड हो सकता है, लेकिन जो मैं बात कर रहा हूँ वहां वैलिड नहीं हो रहा। क्या? कि इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है और इंटरेस्ट रेट भी बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है गवर्नमेंट तो कामयाब नहीं हो रही इन्फ्लेशन को कम करने में। इंटरेस्ट रेट भी नहीं काम कर रहा। उसकी वजह क्या है, क्यों बढ़ रहा है? इंटरेस्ट रेट बढ़ क्यों रहा है? उसकी वजह एक है, आपको जैसे पहले बताया था कि जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो आपकी जो, एक तो बात रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स है। आपने बैंक में जो पैसे जमा करवाए हुए हैं उनकी रियल वैल्यू, मतलब रियल का वर्ड जब आ जाता है तो आपको ये देखना होता है कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट को माइनस करने के बाद आपके पास जो पैसे हैं उनसे उनकी परचेजिंग पावर क्या है, उनसे कितनी चीजें खरीदी जा सकती हैं। इसको बोलते हैं रियल, जब वैल्यू। तो जिस तरह रियल वेज था, रियल वेज भी यही था ना कि परचेजिंग पावर ऑफ वेज। तो यहाँ रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स का मतलब है सेविंग्स जो आपके पास पड़ी हुई है इन टर्म्स ऑफ मनी, उनकी परचेजिंग पावर कितनी है। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन को निकालना पड़ेगा। तो अगर आपकी सेविंग्स उतनी ही है जितनी पहले है, तो आपकी सेविंग्स की वैल्यू तो कम हो रही है अगर इन्फ्लेशन तेजी से होती जा रही है। तो वो कहेंगे भाई हमने बैंक में जो जमा करवाया, फर्ज किया आपने की रियल वैल्यू सेविंग कम हो रही है इन्फ्लेशन की वजह से, और इन्फ्लेशन है कितना, 10%। क्यों कम हो रही है? क्योंकि आप, इन्फ्लेशन 10% है, और आपको जो ये है इन्फ्लेशन, और आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है ना आपकी सेविंग पे जो बैंक दे रहा है, वो दे रहा है 8%। ठीक है, ये आपको रिटर्न मिल रहा है, रिटर्न ऑन सेविंग्स। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम हमें नजर आ रही है साहब यहाँ पर। इसका मतलब है आपकी रियल वैल्यू ऑफ सेविंग्स, या आपको जो रिटर्न भी मिल रहा है वो 2% इन रियल टर्म में कम मिल रहा है। और इसका मतलब है आपकी जो सेविंग्स बढ़ भी रही है रिटर्न के साथ मिलके, वो एक्चुअली उसकी रियल वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन तो 10% से बढ़ रही है और आपकी सेविंग में जो इजाफा हो रहा है वो 8% से हो रहा है।
तो एक्चुअली आपकी रियल वैल्यू ऑफ सेविंग 2% से कम हो रही है। तो इस वजह से वो कहेंगे भाई हमारी जो 8% है ना, इसको 10% करो, जो सेव कर रहे हैं बैंक में। ये है मसला। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरा, हमने बात की थी कि आप जब जो बोरिंग रेट होता है आप उसको ले लो। अब तो बोरिंग रेट फर्ज किया, अब जो लोन देता है बैंक, अब वो लेट से वो दे रहा है 10% पे, और इन 10% पे वो लोन दे रहा था कि आपने लोन वापस करना है, प्लस आपको ये 10% ऊपर हमें देना है इंटरेस्ट की शक्ल में। ओके, इन्फ्लेशन जो है वो हो गई 20%। ये क्या है जी? इन्फ्लेशन। अब इसका मतलब है कि आपको जो बैंक जिसने लोन दिया है, अब उसको 10% तो मिल रहा है उस अमाउंट के साथ जो लोन लोन दी है या लैंड की है, लेकिन उसकी भी उसको भी रियल टर्म्स में उसकी 10% कमी आ रही है। यानी कि उसको जो लोन वापस मिलेगा अलॉन्ग विद 10% इंटरेस्ट रेट, एक्चुअली उसकी रियल वैल्यू 10% से कम होगी, और कम होती जाएगी। अगर इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है तो और बढ़ेगी। तो इसकी वजह से बोरिंग रेट को भी बढ़ा दिया जाएगा। वो कहेंगे भाई इस तरह तो हमें वो पैसे नहीं मिलने वाले जो पहले मिलने थे, तुम्हारा भी इंटरेस्ट रेट, हम इंटरेस्ट रेट को 20% करते हैं। तो ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाता है जब इन्फ्लेशन होती है। तो फिर इसका मतलब है जो बिजनेसेस हैं वो स्ट्रगल करेंगे, उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जिसकी वजह से उनको या तो इन्वेस्टमेंट कम करनी पड़ेगी, और अगर वो इन्वेस्टमेंट कम नहीं करेंगे तो उनकी कॉस्ट ज्यादा होने से उनका प्रॉफिट कम हो जाएगा। आपकी मर्जी है, आप इधर वे इसको डेवलप कर सकते हैं जैसे भी करना चाहते हैं। अच्छा, इसी तरह ए, अच्छा एक मिनट आगे हम चलते हैं, लेकिन पूछ लूं पहले मैं। आपको तो पता होगा सही। अरीबा आप बता दो, ये क्लियर है बात? ये बात आपको क्लियर है अरीबा? आवाज नहीं आ रही मुझे। अच्छा, एनीवे बाहर, फिर वो बाद में मैं एक दफा दोबारा पूछ लूंगा। आगे हमारे पास आता है कि अच्छा एक चीज ना, और मैं आपको, ये तो बात हमें समझ आ गई है हाई इन्फ्लेशन की। मैं अगर जनरली बात भी करूँ ना, तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि इंटरेस्ट जो है ना वो सूद है और सूद हराम है। बहरहाल ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा। असल में रिबा हराम है, सूद हराम नहीं है। मतलब सूद तो हमने बना लिया ना, कुरान में तो रिबा का वर्ड है। तो और रिबा का क्या मतलब है और वो क्यों हराम कहा गया है, हमने उसके वो देखने हैं अफेक्ट्स। अब ये कि एक बंदा, आप एग्जाम में चूंकि आप पढ़ रहे हैं ये, तो आपको समझ होनी चाहिए। आप जो है वो 200 रुपया एक बंदे को दे रही, फर्ज किया लोन के तौर पर, ठीक है, 1 साल के लिए। और उस वक्त जो इन्फ्लेशन है वो 5% भी है, अगर फर्ज किया सिर्फ 5% है, और वो बंदा आपको वापस 200 रुपये ही करता है 1 साल के बाद, तो क्या आप नुकसान में नहीं चले गए? क्योंकि आपकी जो 200 रुपये की वैल्यू है अब वो रही ही नहीं जो 1 साल पहले थी। यानी कि वो 5% से, चूंकि इन्फ्लेशन आपकी 5% है, तो आपके 200 रुपये की वैल्यू 5% से कम हो गई, क्योंकि कीमतें 5% से ज्यादा हो गई। तो इसका मतलब है वो तो फिर नुकसान में रहेगा। तो वो अगर आपसे मांगता है कि भाई मुझे 5%, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 5% ही दे दें, ठीक है, इंटरेस्ट, ताकि मुझे जब 1 साल के बाद पैसे मिले तो ये कितने बनेंगे? ये बनेंगे 210। तो अब 210, आप 10 रुपए को इंटरेस्ट कह दें, जो मर्जी बोल लें, लेकिन ये 210 उस 200 के बराबर हैं जो उसने 1 साल पहले उस बंदे को लोन दिया था। दोनों की परचेजिंग पावर सेम है, रियल वैल्यू सेम है। तो भाई ये इसको सूद कैसे कह रहे हैं? सूद कह रहा हूँ, मतलब जो मना किया गया है, रिबा जिसे कह रहे हैं वो और चीज है। खैर एनीवे, तो ये समझने वाली बात है। जो बनाते हैं ये लॉ, उन्होंने कहाँ पे ये पढ़ा होता है, या उनको इतनी कहाँ समझ आए कि वो इसके बारे में सोचे कि ये क्या हो रहा है। खैर, हाँ अगर ये है किसी ने, आपने किसी को कर्जा दिया है और कर्जा वो आपको 1 2 3 महीने में वापस कर रहा है, जिसमें सिग्निफिकेंटली कोई प्राइस में फर्क नहीं आ रहा, फिर तो समझ आती है। आप असल में ये रिबा का जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द नीडी एंड द पुअर। आप किसी को कर्जा दे रहे हैं उसकी मजबूरियों से फायदा उठाने के लिए, और उसके बाद उससे गैर मुनासिब डिमांड कर रहे हैं कि हमें ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, और वो बेचारा मजबूर था उसने ले लिए। तो ये है चीज जिससे मना फरमाया गया, और जिसमें नबी ने भी कहा है कि जी
वो आप नबी से और रसूल से जंग के बराबर है, तो वो ये वाला है। हम समझते नहीं, हमें आइडिया नहीं इस बात का, और हम बस सूद का कह के बैंक में जो हो रहा है गलत, वो सूद है। अच्छा, और भी बार लंबी डिटेल हो जाएगी, मैं और बात नहीं करता इस पे। एक अमीर आदमी जो प्राडो निकाल रहा है, उसकी कौन सी एक्सप्लोइटेशन हो रही है? वो गरीब आदमी है। तो वो आप जब बैंक उसको पैसे दे रहा है और वो उसके पैसों से गाड़ी खरीद रहा है और पैसे वापस नहीं कर रहा है और गाड़ी इंजॉय कर रहा है, तो बैंक का राइट नहीं बनता, क्योंकि वो एसेट तो एक्चुअली देखा जाए तो बैंक का बनता है। तो बैंक के जब तक वो पैसे पूरे नहीं देगा तो वो बैंक उससे अपना रेंट तो लेगा ना। जब आप किसी ट्रांसपोर्ट पे सफर करते हैं, आप हवाई जहाज में जाते हैं, आप जो टिकट के पैसे देते हैं रेलवे में जाए, तो वो किराया ही होता है ना, कि टिकट के पैसे देते हैं। क्यों देते हैं आप? इसको भी सूद बोल दें, फिर ये वो रिबा बोल दें। भाई वो वो चीज आपकी नहीं है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको उसका किराया तो देना है। तो ये हमने इस तरह लेना है, वो एक्सप्लॉइटेशन है जो कि गलत है, और जो मना फरमाया गया हमारे दीन में। एनीवे, बहरहाल मेरी कोशिश थी कि इससे तो कि निकला था तो थोड़ी सी बात आपको जरूर समझा पाऊँ। बहरहाल आम बंदे को तो समझ नहीं आ सकती है। अच्छा, आगे चलते हैं। हायर कॉस्ट ऑफ मटीरियल, सारी बात है। अब रॉ मटेरियल भी महंगा हो जाएगा। रॉ मटेरियल महंगा होगा तो आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। और अगर मार्केट में कंपटीशन है, जैसे हम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं, कि अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कंपटीशन है तो आप अपनी प्राइस को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आपकी जो डिमांड है वो इलास्टिक है, प्राइस इलास्टिक है। तो आप प्राइस वही रखेंगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, और आगे प्रॉफिट को कैसे डेवलप करना है आपको बहुत अच्छे से पता है। तो ये मसला है। अच्छा, और अगर आप कॉस्ट ज्यादा है और आप प्राइस बढ़ा देते हैं। अच्छा, ये ना जैसे अगर केस में सवाल आया कि एक बिजनेस है जो बहुत अरसे से चल रहा है और उसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड ब्रांचेस हैं, और या वो एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में ऑपरेट कर रहा है बड़े सालों से, तो बताएं जी इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो आप, अब मैंने ये लिख दिया, ठीक है ना, ये बात कि भाई वो कॉस्ट बढ़ेगी तो वो प्राइस नहीं बढ़ा पाएगा, तो प्रॉफिट कम होगा। अगर बढ़ाएगा तो सेल्स कम हो जाएगी, उससे भी प्रॉफिट कम हो जाएगा। देखा जाए तो डेवलपमेंट तो है। अब मैं इसमें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं A2, तो इसलिए मुझे आपको बताना है कि लेवल 3 एनालिसिस, मैंने आपको बताया था कि क्या होता है। काउंटर आर्गुमेंट, आपने अपना जो ओपिनियन दिया है उसको काउंटर करना है आपने। तो ये लेवल 3 एनालिसिस माना जाता है। तो आपने ये बताना है कि हाउएवर वो, और हाउएवर करके कहेंगे कि वो बिजनेस, चूंकि इट हैज बीन ऑपरेटिंग फॉर सो मेनी इयर्स एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस एंड कंज्यूमर लॉयल्टी, तो डिस्पाइट हायर प्राइस टू कवर द हायर कॉस्ट ऑफ मटेरियल, तो वो लोग फिर भी शायद उससे बाय करना चाहे। तो ये हम अगर देखा जाए तो ये काउंटर आर्गुमेंट बन जाता है, और इसको अगर हमें सपोर्ट मिल रही है विद द इंफॉर्मेशन गिवन इन द केस स्टडी, फिर तो लाजवाब हो गया। फिर तो एग्जामिनर इस काउंटर आर्गुमेंट को रिजेक्ट कर ही नहीं सकता। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको बीच में बताता चलूं। तो ये लेवल 3 एनालिसिस के आपको नंबर मिल जाएंगे, जो कि 2 होते हैं। मतलब लेवल 1 2 के भी होते हैं, लेकिन 2 नंबर इसके भी काउंट होते हैं। बार वो हम जब सवाल देखेंगे 20 नंबर का, तब इस पर बात जरूर करेंगे। फिर आ गया फॉल इन एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स भी कम हो जाएगी कंट्री की है। अगर आपका जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट्स करता है या इंपोर्ट करता है, तो आपका आप पे इफेक्ट आएगा। एक्सपोर्ट्स अनकंपेरेटिव हो जाएंगी। क्यों? प्राइसेस की वजह से। अब लोग कहेंगे भाई आपसे क्यों लें, हम इंटरनेशनल मार्केट में किसी और से ले लेते हैं। तो ये इशू आ जाएगा आपको, आपके मुल्क में इन्फ्लेशन चल रहा है। अच्छा, अब अगर हम गौर करें, अगर आप इंपोर्ट, अगर आपका इंपोर्टिंग बिजनेस है, केस स्टडी में लिखा हुआ है कि इंपोर्ट करते हैं, तो और तो आपको फायदा हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि आप रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो रॉ मटेरियल आपको सस्ता पड़ेगा, क्योंकि बाहर इन्फ्लेशन नहीं है। सस्ता पड़ेगा तो आप चूंकि इंपोर्ट करते हैं तो कॉस्ट कम होगी, और आप कंपेरेटिव प्राइसेस पर मुल्क में बेच सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं आसानी से इंपोर्ट में। और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो ऑफकोर्स फिर आपको नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आपकी चीजें नहीं बिकेंगी बाहर। तो ये बात तो है। अच्छा, लेकिन इसमें एक और इफेक्ट आ जाता है, वो ये कि खैर हम इसको आगे चल के जरूर देखेंगे एक्सचेंज रेट पे। भाई अगर एक्सपोर्ट आपकी अगर इन्फ्लेशन आपके मुल्क में हो रही है, तो इसका मतलब है आपके मुल्क से लोग चीजें नहीं ले रहे, बेशक आप इम्पोर्टर हैं। मैं ये काउंटर आर्गुमेंट में भी लिखा जा सकता है। मैं आपको इसलिए बार बार उसी का दूसरा रुख भी बता रहा हूँ कि आप इम्पोर्टर हैं, आपके लिए हमें क्या फर्क पड़ना है, हमें तो फायदा हो रहा है। हमें ये मुल्क में इन्फ्लेशन है, लेकिन बाहर हम जिस मुल्क से ले रहे हैं वहां नहीं है, हमें सस्ता पड़ रहा है और हमारी ओवरऑल कॉस्ट भी कम आ रही है। लेकिन काउंटर आर्गुमेंट क्या है कि भाई अगर आपके मुल्क में इन्फ्लेशन हो रही है तो आपके मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, आप चाहे नहीं भी एक्सपोर्ट करते। तो जब आपकी मुल्क की एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, इसका मतलब है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी होती जा रही है, और इसका मतलब फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा। तो कम हो रहा है, लेटर ऑन आपको मुल्क को कुछ तो इंपोर्ट करना ही होता है ना, एसेंशियल आइटम। तो फिर आपकी कंट्री का जो एक्सचेंज रेट है, क्योंकि आप डॉलर डिमांड करेंगे,
वो गिरना शुरू हो जाएगा। और आपके लिए वो इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल जो सस्ता पड़ रहा था, बावजूद इसके कि दूसरे मुल्क में इन्फ्लेशन कम है, लेकिन वो आपको महंगा ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपका एक्सचेंज रेट नीचे चला गया। तो ये काउंटर आर्गुमेंट के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा, फिर हमारे पास फियर ऑफ इंक्रीज इन प्राइस। अच्छा, प्राइस बढ़ नहीं रही, लेकिन फियर है कि यार इन्फ्लेशन है, पता नहीं प्राइस और ना बढ़ जाए, जिसकी वजह से बिजनेसेस अगला स्टेप नहीं लेते, एक्सपैंड नहीं करते कि यार आगे पता नहीं जो प्राइस बढ़ेगी उस पे हम कंपेरेटिव रहेंगे नहीं रहेंगे, हम प्रॉफिटेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल होगा कि नहीं होगा। तो वो आपके लिए फिर प्रॉब्लम हो जाएगा बिजनेसेस के लिए, वो फिर बिजनेस को एक्सपैंड नहीं करेंगे। एफर्ट्स टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट, ये भी अब कि वो आप अपनी कॉस्ट को कम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है, तो आप डाउन साइजिंग करेंगे, लेबर को कम करेंगे, कुछ तो करेंगे कॉस्ट कम करने के लिए जो आपके इख्तियार में है। कोई जो नहीं है इख्तियार में, जैसे रॉ मटेरियल मिल ही महंगा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? बिजली का बिल है आ ही ज्यादा रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं? गैस का बिल ज्यादा आ रहा है, वो आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जहां ऑप्शन है, जैसे लेबर लेबर कॉस्ट, आप उसको कम करेंगे। तो ये, लेकिन ये कम करने का फायदा शायद आपको हो अगर आप लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन इस्तेमाल करते हैं। और अगर ये केस स्टडी में लिखा हुआ है तो फिर तो आप इम्पैक्ट आप पे आ जाएगा। लेकिन इसका काउंटर आर्गूमेंट भी है, और वो ये कि भाई लेबर कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, लेकिन ये कि मे बी सर्टन वर्कर्स जो अच्छे प्रोडक्टिव वर्कर्स हैं, वो दे माइट नॉट लाइक टू वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उन्हें नजर आएगा कि आपने एथिकल डिसीजन नहीं लिया। यू हैव मेड many employees redundant just to decrease your cost and to increase your profit। तो ये काउंटर आर्गूमेंट भी बन सकता है आसानी से कि आप इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उससे जब प्रोडक्टिव वर्कर्स नहीं आएंगे तो इनएफिशिएंट वर्कर्स रहेंगे, तो उससे आपकी एक्चुअली लेबर कॉस्ट तो कम होगी, लेकिन ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो आप लेबर कॉस्ट की जो रिड्यूस लेबर कॉस्ट की जो डेवलपमेंट करेंगे कि आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी और आप कंपेरेटिव हो जाएंगे, तो वो नहीं रहेगी। आप कंपेरेटिव एक्चुअली नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको ऐसे वर्कर ही नहीं मिलने वाले। वेज तो वो कम ले रहे हैं, वो वर्कर तो आपने निकाल दिए हैं, लेकिन जो वर्कर अब हैं या जो आपने रखेंगे, वो उस तरह से काम नहीं कर रहे, या जो ऑलरेडी हैं वो भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, या कल को हमें भी निकाल देंगे। तो इस तरह आप इसको यूज कर सकते हो। अच्छा, मैं अब दोबारा से पूछ लेता हूँ कि इफ अरीबा इज देयर, तो जी कुछ पूछ रहे हैं आपने? अरीबा, आई थिंक शी इज नॉट गेटिंग माई। यस सर, मुझे आपकी आवाज नहीं आई। आपको मेरी आवाज पहले नहीं आई थी? अच्छा, ओके। नहीं। तो कोई सवाल है आपका अभी तक? क्योंकि ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है ना, जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी हुई, इसलिए, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें जी, गुड, अच्छी बात होगी। आगे चलते हैं जी। आगे हमारे पास आ गया जी, इज डिफ्लेशन बेनिफिशियल। जनरली तो यही होता है कि अगर कीमतें गिरे तो अच्छी बात ही है। बुरी बात क्या होती है? लेकिन वो एक्चुअली बुरी बात है। और वो क्यों? हम इसको अगर देखें, क्योंकि डिफ्लेशन जो है वो कीमत के वन टाइम ड्रॉप होने का नाम नहीं है। उसका मतलब है कि कीमतें कंसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली गिरती जा रही हैं, गिरती जा रही हैं, कॉन्स्टेंटली गिरती जा रही हैं। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा, फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि कंज्यूमर जो है, जैसे मैंने लिखा है, वो अपनी परचेज को डिले करेंगे। अच्छा जी, चीज लेने गए, क्या हुआ? तो जनाब कल और सस्ती हो रही है, चलो कल आएंगे। कल फिर पहुंच गए, जी परसों और सस्ती हो रही है, फिर चले गए। तो इससे आपकी चीजें बिकेंगी नहीं। और इकोनॉमी जो, इसलिए कहते हैं कि जो इकोनॉमी है उसका एक बड़ा जो इंडिकेटर है रिसेशन का, वो डिफ्लेशन है। कि अगर डिफ्लेशन स्टार्ट हो गई है तो रिसेशन में इकोनॉमी ने जाना ही जाना है। बहुत मुश्किल है, अगर कोई गवर्नमेंट ऐसी इफेक्टिव पॉलिसीज निकाल ले तो और बात है, अदरवाइज ये जो है ना, इट इज राइटिंग ऑन द वॉल। तो परचेजेस डिले होने का तो इमेजिन करो। अब एक तो दो बातें, एक तो ये कि भाई कंज्यूमर खरीद ही नहीं रहा, डिले करी जा रहा है, तो हम बनाए क्या? तो आप इन्वेस्टमेंट जो है ना उसको रोल बैक कर लेंगे, तो यार नहीं करनी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, आप अगर डिस्करेज, इससे बोरिंग भी डिस्करेज हो रही है, इन्वेस्टमेंट भी, कोई बिजनेसमैन इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। एक तो ये वजह, कोई गिरती प्राइस पे कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि सप्लाई बढ़ती है जब प्राइस बढ़ती है। जब प्राइस बढ़ती है तो प्रोड्यूसर इनकरेज होता है और ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए तैयार होता है। भाई जब प्राइस गिरती जा रही है, तो ऐसा कैसे हो सकता है आप 10 रुपए की चीज ले लें और जब बेचने लगे वो 8 रुपए की हो जाए, 8 रुपए की बेच देंगे? ये तो नहीं होता ना, मुमकिन नहीं। तो ये एक तो ये लॉ ऑफ सप्लाई के अगेंस्ट जा रहा है, ये हो नहीं सकता। दूसरा ये कि जिस तरह इन्फ्लेशन में रियल वैल्यू कम होती है, जैसा हमने ऊपर पढ़ा है,
डिफ्लेशन में रियल वैल्यू ज्यादा होती है, आपने याद रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 100 रुपया लोन लिया किसी से और उससे लेट से 10 चीजें आती हैं, 10 गुड्स आप बाय कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल, ये मैं बता रहा हूँ ईयर 1। तो अब चूंकि वो ईयर 2 आ गया, अब हम चूंकि प्राइसेस गिरती जा रही हैं, तो अब क्या हुआ, वही जो 100 रुपया है उससे अब 20 चीजें आ रही, खरीदी जा सकती। अब मसला क्या है इसका, मसला ये है कि पैसे तो आपको 100 ही नजर आ रहे हैं दोनों जगह पर, लेकिन जो रियल वैल्यू है 100 की वो बढ़ गई। रियल वैल्यू मतलब परचेजिंग पावर ऑफ मनी वो बढ़ गई, अब 20 चीजें आ रही है 10 की जगह। तो आप इमेजिन करो कि अगर आप 100 रुपया किसी से लोन लेते हो 1 साल पहले, जब आप वापस करोगे तो आपको तो तकलीफ होगी कि यार ये 100 रुपये की तो वैल्यू अब ज्यादा है, इससे तो ज्यादा चीजें आती हैं। ठीक है, आपको यार 100 रुपये की वैल्यू तो अब 200 के बराबर है, मैं कैसे वापस करूं, तो आपको प्रॉब्लम होगी वापस करने में। तो ये है जिसकी वजह से आपकी जो रियल वैल्यू ऑफ डेट है ना, मैंने यहाँ लिखा है रियल वैल्यू ऑफ डेट, वो बढ़ जाएगा। वैसे वैल्यू ऑफ डेट वही है, कौन सी वैल्यू, मनी वैल्यू। मनी की शक्ल में जो वैल्यू है वो 100 ही है, लेकिन रियल वैल्यू बढ़ गई। तो फिर अब आप बोरो करना छोड़ देंगे, नुकसान होगा आपको। तो फिर बोरो नहीं करेंगे तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे, तो बिजनेसेस जो है ना स्क्वीज होना शुरू हो जाए। फिर आपका फ्यूचर प्रॉफिट भी कम होता नजर आ रहा है आपका, जारी बात है, क्योंकि आपकी जो है वो डिमांड, कीमतें गिरती जा रही हैं। तो एक ये मसला है, तो फर्म नहीं इन्वेस्ट करेंगी, फिर लेस स्टॉक होल्डिंग। आप अब क्या करेंगे, अच्छा चीजें बाय करके पहले से स्टॉक में नहीं रखेंगे, तो नुकसान है ना, क्योंकि चीजें पहले से बाय करके रख ली, 100 रुपए की चीज अब आगे जाकर 50 की हो गई, आपका नुकसान हो गया। आप कहेंगे भाई जब डिमांड आएगी कस्टमर की तभी ऑर्डर करेंगे, ताकि आपको उसी रेट पे मिल जाए जो उस वक्त करंट रेट चल रहा है। अगर आप पहले खरीद लेंगे तो वो तो आगे जाके तो रेट गिर रहा है, प्राइसेस गिर रही है। तो उससे ये होगा कि आप फर्म स्टॉक रखना बंद कर देंगे। जब स्टॉक नहीं रखेंगी तो प्रोडक्शन भी उनकी बहुत लिमिटेड हो जाएगी, और आउटपुट भी कम ही रहेगी। वो वेट ही करते रहेंगे, प्रोडक्शन नहीं करेंगे, देखेंगे कोई ऑर्डर आता है तो तब बनाएंगे, तब बाय करेंगे रॉ मटेरियल, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये इशू है, ओवरऑल ही बिजनेसेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है इसके अंदर। अच्छा, फिर हमारे पास आ गया अब वो बात गवर्नमेंट की, कि फिर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है और उसका इम्पैक्ट बिजनेसेस पे क्या आता है, इसको जरा देख लेते हैं। पहले तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि हाई एक्सचेंज रेट पॉलिसी टू कंट्रोल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। हमने पढ़ा था कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होती है, कि आप की कॉस्ट अगर बढ़ रही है तो आप क्या करते हैं, प्राइसेस को भी बढ़ा देते हैं ताकि वो हायर कॉस्ट कवर हो जाए। इसी को बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि एक्सचेंज रेट को बढ़ा देती है। बहरहाल हमें इतना मैकेनिज्म तो जानने की जरूरत नहीं है बिजनेस के अंदर कि एक्सचेंज रेट गवर्नमेंट कैसे बढ़ाती है। हम इतना जाने कि गवर्नमेंट एक्सचेंज रेट बढ़ाती है, और उससे अगर आप कुछ इंपोर्टेड आइटम बाय कर रहे हैं, वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल हो सकता है, वो इंपोर्टेड कैपिटल गुड्स हो सकती हैं, वो इंपोर्टेड एसेंशियल आइटम हो सकती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपको सस्ती पड़ेंगी। क्योंकि अगर फर्ज किया अभी अगर $1 जो है वो 277 रुपीज के बराबर है, हम एज्यूम कर रहे हैं ना कि $1 277 रुपीज के बराबर है, तो गवर्नमेंट ने जो हाई एक्सचेंज रेट पॉलिसी निकाल ली, तो उससे अब क्या हुआ कि जो $1 था वो आ गया लेट से 200। तो इसका मतलब है डॉलर सस्ता हो गया हमारे लिए। अब हमारे लिए, पहले आप इमेजिन करो कि आप 277 रुपीज दे के $1 की चीज लेते थे बाहर से, अब आप 200 रुपये दे के $1 की चीज ले लोगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, सारी बात है। तो इस तरह से आप गवर्नमेंट ये काम कर सकती है ताकि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश की वजह से तो वो कम हो जाए और आपको चीजें फिर सस्ती अवेलेबल हो जाएंगी, और फिर प्रोडक्शन इनकरेज होगी। अच्छा, दूसरी चीज, अब अगर एक्सचेंज रेट आपने हाई करना है तो मैंने यहाँ लिखा है उसके लिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट पे भी रिलाय करती है। अच्छा, हायर इंटरेस्ट रेट का और एक्सचेंज रेट का क्या ताल्लुक है, जरा पहले इसको समझ लेंगे। एक चीज तो देख लेना, वैसे तो बहुत से तरीके हैं एक्सचेंज रेट को बढ़ाने के, लेकिन हम एक ही तरीके पे रहते हैं। आप ये याद रखो, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है इसका मतलब है आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है आपकी सेविंग्स पे जो बैंक में आपने जमा करवाया है। तो अब हमारे लोग तो बैंक में जमा करेंगे पैसे अच्छे रिटर्न के लिए, जो दूसरे मुल्कों के लोग हैं वो भी जमा करना शुरू कर देंगे पाकिस्तानी बैंक में।
या रिटर्न अच्छा मिलता है, रिटर्न अच्छा मिलता है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, यानी कि आपके जो फॉरेनर्स हैं वो भी सेव, फॉरेनर्स वुड सेव इन पाकिस्तानी बैंक्स, ऐसे लेने। पाकिस्तानी बैंक्स, ठीक है जी। अच्छा, अब जब ये होगा तो इसका मतलब है कि वो जब पाकिस्तानी बैंक में सेव करेंगे तो उससे वो क्या करेंगे, पाकिस्तानी रुपीज खरीदेंगे ना, पाकिस्तानी रुपीज वो खरीदेंगे क्योंकि उनके पास अपनी करेंसी है। तो वो क्या करेंगे, बाय करेंगे पीकेआर। बाय कैसे करते हैं, वही मनी चेंजर के पास जाएंगे, जो भी करना है, उनको अपनी करेंसी देंगे और पाकिस्तानी करेंसी ले लेंगे और फिर पाकिस्तानी बैंक में सेव कर देंगे। अच्छा, जब आप बाय करेंगे, ये बाय करेंगे पाकिस्तानी रुपीज, तो उससे होगा ये जो डिमांड है ना, डिमांड फॉर पीकेआर वो बढ़ जाएगी। और आपको अच्छे से पता है, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो आपने याद रखना है करेंसी की प्राइस क्या होती है, करेंसी की प्राइस होती है एक्सचेंज रेट। तो ऑटोमेटिकली जो एक्सचेंज रेट है, ER, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यही है हायर एक्सचेंज रेट पॉलिसी गवर्नमेंट की, जिससे वो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, अगर इंपोर्टेड गुड्स की वजह से हो रही है तो वो ये इस्तेमाल कर देगी ताकि आपको इंपोर्टेड आइटम सस्ती मिलेंगे। जी, यहाँ किस तक किसी का क्वेश्चन है तो बताए। नहीं क्वेश्चन? सर जो आगे लिखा हुआ है कि इट विल डिस्करेज इन्वेस्टमेंट, तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी। जो, हाँ नहीं देखो, अच्छा, वो तो अभी मैं आगे बात करनी थी अभी, जहां तक अभी तो आपने आगे बात कर ली है। एनीवे, मैं बता देता हूँ। अभी तो था गवर्नमेंट कंट्रोल कैसे करती है, उसके लिए क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल करती है, मैंने ये बताया था कि एक्सचेंज रेट बढ़ जाएगा। अच्छा, अब ये है कि वो जो इन्वेस्टमेंट है उसको वो डिस्करेज क्यों होगी, ये वाला एक्शन से क्यों डिस्करेज होगी। अब आप क्या कह रही हो? कि सिर्फ फॉरेनर्स इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्यों, फॉरनर क्यों नहीं करेंगे? सर क्योंकि एक्सचेंज रेट बढ़ गया है तो उनके लिए तो एक्सपेंसिव हो जाएगा। उनके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा कि भाई यहाँ पे अगर वो चीजें खरीदनी है, लेट्स से पाकिस्तान का एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट कर गया बिकॉज यू वांट टू कंट्रोल योर इन्फ्लेशन। तो एक्सचेंज रेट बढ़ने से जो बाहर के मुल्क के लोग हैं, क्योंकि अभी आप डोमेस्टिक इकोनॉमी को देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंट्रोल करें, तो बाहर के मुल्क के लोग अगर आपके मुल्क में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप उनको महंगा पड़ेगा, या आपसे अगर चीजें भी लेना चाह रहे हैं वो भी महंगी पड़ेगी। ठीक है, तो बिल्कुल ये हो सकता है। तो मैंने जो लिखा है कि सच एक्शन टेकन बाय द, अच्छा, बाय द गवर्नमेंट मैं लिखना चाह रहा था, वो शायद मिस हो गया यहाँ पर। एनीवे, तो वो इन्वेस्टमेंट डिस्करेज करेगा। क्या लोकल इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी इससे, ये बताओ? इससे लोकल इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होगी। क्यों भला, जो आप कह रहे हो वो तो अलग कहानी है, हो सकता है। लेकिन वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट ने अगर इन्फ्लेशन कम कर ली है तो एक्सचेंज रेट बढ़ने के बावजूद भी शायद बाहर से लोग आपसे चीजें खरीदें, क्योंकि आपको फिर भी सस्ती पड़ रही है उनको। यहाँ पर ये है कि जब आप एक्सचेंज रेट, हाई एक्सचेंज रेट पॉलिसी लगा रहे हैं, तो उसमें आप कर क्या रहे हैं, उसमें आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं ना। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो क्या बिजनेसेस जो लोन लेके इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा नहीं हो गई? तो इसलिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग ज्यादा होने से इन्वेस्टमेंट डिस्करेज हो रही है। लोकल जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो भी डिस्करेज हो रही है। समझ आ गई बात की? यस सर। अच्छा, फिर हमारे पास इसको भी जल्दी से देख लें, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जब एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से इन्फ्लेशन होती है तो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट हायर टैक्सेस इस्तेमाल कर रही है, आपको पता है। और उसके अलावा लोअर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, दो टूल्स इस्तेमाल कर रही है। क्यों, क्योंकि जब आप, डिमांड क्यों बढ़ी हुई है, क्योंकि लोगों के पास शायद इनकम ज्यादा है। तो जब आप हायर टैक्स रेट लगा रहे हैं, ये कौन सा टैक्स है आपने ये याद रखना है, ये ना इनकम टैक्स है, या इसको डायरेक्ट टैक्स भी बोल सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स या इनकम टैक्स। तो वो आप ज्यादा कर देंगे, उससे क्या होगा कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम का फार्मूला होता है इनकम माइनस इनकम टैक्स।
यानी कि जो आप पे टैक्स लग रहा है, या डायरेक्ट टैक्स, एक ही बात। यानी कि आपके पास जो इनकम आती है टैक्स कटने के बाद, तो वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, टैक्स जो बढ़ गया। तो उससे फिर वो लोग चीजें कम खरीदेंगे, तो डिमांड नहीं बढ़ेगी और इन्फ्लेशन आपकी कंट्रोल हो जाएगी। अच्छा, और दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम कर रही है ना, तो इसके अलावा गवर्नमेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट जो कर रही थी वो गवर्नमेंट ने छोड़ दिए, तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट अगर कोई फ्लाईओवर, कोई अंडरपास, कोई पावर जनरेशन प्रोजेक्ट, कोई अगर प्रोजेक्ट शुरू करती है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट ही मिलती है ना। वो किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे देगी गवर्नमेंट, वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर आगे वर्कर हायर करेगा। तो गवर्नमेंट ने स्पेंडिंग कम कर दी तो अनएम्प्लॉयमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, और उससे भी परचेजिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी। अब आपके सर ये तो नुकसान है, सारी बात नुकसान है, लेकिन गवर्नमेंट ने देखना है इस वक्त नीड ऑफ द आर क्या है, कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो प्राइमरी इंपॉर्टेंस का है, जिसको अचीव करना है, वो इन्फ्लेशन है अगर, तो फिर आप ये काम करेंगे, जिससे आपकी एग्री की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अच्छा, उसके लिए अब आप आगे देखें, गवर्नमेंट हायर इंटरेस्ट रेट भी इस्तेमाल करती है ताकि बोरिंग भी कम हो जाए। क्यों? क्योंकि बोरिंग कम होने से आपकी परचेजिंग पावर कम होगी। और आप बोरो दो वजूहत से करते हैं, आपको पता है, या तो आपने कंज्यूम करना है, कंजम्पशन पर्पज के लिए इस्तेमाल करना है, तो उससे भी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, भाई चीजें तो खरीदेंगे ना, या आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो उस सूरज में भी आपको चीजें खरीदेंगे। तो इन दोनों को रोक दिया गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। तो अब बिजनेसेस जो है ना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कंटिन्यू करना। क्या उनको फिर ये करना पड़ेगा कि अपनी जो चीजें वो बना रहे हैं, क्योंकि उनकी वो, अब जैसे मैंने यहाँ लिखा है, बिजनेसेस नीड टू बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट पीपल नाउ हैव लोअर परचेजिंग पावर, सो दे कैन ऑफर लेस एक्सपेंसिव गुड्स। लोअर परचेजिंग पावर क्यों है? एक तो लोन लोन भी नहीं लोग ले रहे क्योंकि महंगा हो गया, दूसरा टैक्स भी लग रहा है। तो फिर आप ये कर सकते हैं कि अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दें, क्योंकि एट दिस टाइम जब लोगों के पास कम इनकम है, तो वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, प्राइस पे नहीं करेंगे, ताकि वो अपनी सेल्स को मेंटेन कर सके। लेकिन इसका एक काउंटर आर्गुमेंट बन सकता है कि अगर वो बिजनेस का ब्रांड इमेज बहुत अच्छा है, स्टैब्लिश बिजनेस है, और एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का इमेज जा रहा है, तो फिर शायद ये बैक फायर कर सकता है। आप इसको काउंटर आर्गुमेंट के तौर पर भी लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कुछ सवाल है तो बता दें। कोई सवाल नहीं है, चलें ठीक है, फिर कल मिलते हैं।